और इस चीज़ के लिए भी मेरे कोच साहब हमेशा साथ रहे कि बेटा एक दिन में कुछ नहीं मिला। लोकल क्राउड का सपोर्ट बहुत मिला। पहली बार मैंने एथलेटिक्स में देखा कि लोग ऐसे पागलों की तरह नीचे नहीं देखना, कांटे हैं कि पानी है कि गड्ढा है, कूद जाना है। तो उनको जवाब देने से बेहतर है कि आप कुछ करके दिखाएं ट्रैक। जब उन्हें एथलीट के साथ वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर हैं उस टाइम पे जो लीड कर रहे हैं उनके साथ खेलने को मिल जाए ना, एक ओलंपिक एक छोटा लेवल नहीं है। हाँ। हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो मैं चाहता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि अदर इवेंट जो हो रहे हैं आपके यहाँ, कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी इंडिया मैडम, उन्होंने इनिशिएट लिया और एथलेटिक्स की एकेडमी को ओलंपियन लॉन्ग जंपर अंकित शर्मा से जो बात हमने पहले एपिसोड में की, बहुत सी बातें थी जो उन्होंने बताई कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को स्पोर्ट्स के इस फील्ड में लेकर आए, मुरैना से चलकर भोपाल तक का सफ़र, और उसके बाद फिर न जाने कितने देशों में, चाहे वो यूथ चैंपियनशिप हो या जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, फिर उसके बाद ओलंपिक तक का सफ़र, जो सबसे बड़ा मंच खिलाड़ी के पास रहता है कि उसे उस मंच तक पहुंचना है। तो ये सब बातें पहले एपिसोड में हुई। आइए अब आज के दूसरे अंक को हम प्रारंभ करते हैं अंकित शर्मा के साथ। अंकित, सेकंड एपिसोड में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। अंकित, एक मीटर को आपको क्रॉस करने में, जो आपका 7 मीटर के आसपास जब आपने स्टार्ट किया था, वहां से लेकर 8 मीटर तक का सफर जो रहा, एक दशक पूरा लग गया, 10 साल लग गए। कभी ऐसा मन में विचार आया कि इतना टाइम 1 मीटर को अचीव करने में लगा आपको, मतलब इंक्रीज करने में लगा? जी, सच बोला जाए तो बेस बनते बनते समय लगता है जी। कोई खिलाड़ी एकदम से आके सब कुछ जीत ले या एक हाई परफॉर्मेंस कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि भगवान का दिया हो, किसी के पास कुछ हो तो बात दूसरी है, नहीं तो हर चीज को बनने में समय लगता है। पौधे को पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को सागर में मिलने में समय लगता है। ऐसे ही खिलाड़ी का जीवन है। बॉडी इंप्रूव होगी, मसल इंप्रूव होंगे, जॉइंट इंप्रूव होंगे, आपका साइकोलॉजी लेवल इंप्रूव होगा। तो जो 8 मीटर एक परफॉर्मेंस, छोटा परफॉर्मेंस नहीं, इंडियंस के हिसाब से बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है। 26 फीट कूदना, उसके लिए समय लगता है। अगर आप सोचो कि आज मैं अगर 6 मीटर कूद रहा हूँ और साल भर में 2 साल में 8 मीटर कूद जाऊँ, संभव नहीं है। संभव है तो इंजरी, क्योंकि आप उल्टा सीधे कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उल्टा सीधे कुछ सप्लीमेंट्स यूज करेंगे, और 100% आपको ऐसा हो जाएगा कि आप आगे जीवन में एक्सप्लोर ना कर पाए और स्पोर्ट्स ना कर पाए। तो मेरा सजेशन तो यही रहता है सबको कि भाई समय लेके चलो, धीरे धीरे प्रयास करते रहो और इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। और इस चीज़ के लिए भी मेरे कोच साहब हमेशा साथ रहे कि बेटा एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन जरूर सब कुछ मिले, बस करते रहो। तो मैं उसी लगन में लगा रहा। कितनी बार इंजरी आई, कितनी बार बड़ी बड़ी इंजरी उससे बाहर निकला। कभी एक्लिस टेंडन टूट गया, कभी मसल फट गया, कभी मसल रैप्चर हो गए, कभी नी चला गया, कभी मेरा एंकल टूट गया। 3-3 हफ्ते तक प्लास्टर लगाए पड़े हैं, लेकिन उस चीज़ को कभी छोड़ा नहीं कि नहीं होगा, होगा जरूर हो, एक दिन होना ही है, वो होकर ही रहेगा। तो कोच साहब की बातें हमेशा मन में रहती थी, होगा जरूर। जिस तरीके से आप जी रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बेस बनने में समय लगता है। तो मुझे 10 साल लगे, तो मैं समझता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 10 साल में मैंने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, ओलंपिक तक पहुँच गया। बहुत से लोग हैं जो नहीं पहुँच पाते हैं उस चीज़ में। हर एक किसी बोलते हैं लक में नहीं होता, सही समय पे परफॉर्मेंस क्लिक नहीं होता, इंजरीज हो जाती हैं मैन इवेंट के पहले। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं। तो 10 साल मैंने मानता कि बहुत बड़ा समय है। बहुत कम समय में कहूँगा मैं 6-6.5 मीटर से 820 तक पहुँच गया, तो सही समय। अंकित ने कहा कि एक दिन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दिन सब कुछ मिलता है। तो ये वाकई में एक बहुत मोटिवेशन देने वाली बात उन्होंने कही है। और अंकित, पहली बार जब 8 मीटर क्रॉस किया, वो नेशनल गेम था 2015 का, जो केरल में आयोजित हुआ था, और 8.04 का आपने वो रिकॉर्ड वहाँ पर बनाया था, जो नेशनल गेम्स का रिकॉर्ड भी था। तो उसके बारे में बताया कि फर्स्ट टाइम जो सपना देखते आ रहे थे, इतने 10 साल आते जा रहे थे, और तब जाकर वो 8 मीटर क्रॉस किया ऑफिशियली। जैसे तो आप प्रैक्टिस में भले ज्यादा कूदे, लेकिन जो रिकॉर्ड होता है जब उसको नोट किया जाता है, वही मान्य होता है। जी बिल्कुल सही। पहली बार जब मैं अनऑफिशियली कूदा था, तो एक एशियन जूनियर चैंपियनशिप में फाउल जंप किया था 801 का। अच्छा। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस है वहां से आ गया। और जो कोच थे उस टाइम नेशनल कैंप में, निशात कुमार सर जो केरला के हैं, तो उन्होंने वो चीज़ की कि हाँ हम कर सकते हैं और इससे बेटर भी कर सकते हैं। लेकिन करते 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 इंजरी आते गए बीच में, कभी ये टूट गया, कभी वो टूट गया, कभी इससे झगड़ा हो गया। इन चीज़ों को निकलते निकलते जब सही समय आया 2015 फरवरी में आया, तो हम नेशनल गेम्स खेल रहे थे, मध्य प्रदेश के लिए खेल रहे थे, और उस टाइम जंप किया 804। तो जब वो 804 काउंट हुआ, जब कानों में गया, तो एक सोल सेटिस्फेक्शन वाली कहानी थी
कि वो चीज़ करके बता दी जो लोग पीछे पीछे बोलते आ रहे थे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इसके बस की नहीं। तो उनको दे दिया करके कर सकता हूँ और कर दिया है। और वो भी विदाउट बोर्ड। 20 सेंटीमीटर का मार्जिन वहाँ भी था 804 में। अगर थोड़ा सा भी बोर्ड पे होता तो वो जंप 804 की जगह 814 824 भी हो सकता था। लेकिन बहुत अच्छा कंपटीशन था। सारे जंप ऑलमोस्ट 790 के आसपास हैं, 790 टू 804 के बीच में है। और मैं ट्रेनिंग भी वहीं पर करा था केरला में, तो उसका फ़ायदा मुझे बहुत मिला। लोकल क्राउड का सपोर्ट बहुत मिला। पहली बार मैंने एथलेटिक्स में देखा कि लोग ऐसे पागलों की तरह ग्राउंड पे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो वो जुनून जो था मन में वो फुलफिल हो गया कि हाँ, कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया अपने आप को भी, अपने कोचेस को भी। कि कोच का भी सपना रहता है कि उनका एक बड़ा एथलीट कोई कर रहा है, इतने दिनों से मेहनत कर रहा है, तो परफॉर्मेंस करके दे जो रिमार्केबल हो, जो रिकॉर्ड में रखी जाए। तो 2015 में वो 804 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड किया, मध्य प्रदेश के लिए मेडल जीता, तो खुशी वाली बात। ये तो बात हुई नेशनल गेम्स में रिकॉर्ड की। 8.04 मीटर की छलांग अंकित ने लगाई और अपने जीवन में फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डेड 8.04 मीटर कूदा। लेकिन वही 2015 का एक ऐसा समय भी आया जब अल्माटी में इन्होंने अपने रिकॉर्ड को और सुधारा, नेशनल रिकॉर्ड को सुधारा 8.19 मीटर। अंकित वो बताएं, क्योंकि एक तो ये हुआ फरवरी में और उसके बाद फिर आगे चले उसी नेक्स्ट ईयर ओलंपिक आना था और 8.19 मीटर नेशनल रिकॉर्ड अल्माटी में आपने अपने नाम पर किया और मेरे ख्याल में वो क्वालिफाई करा गया आपको ओलंपिक के लिए। एक्चुअल में स्टैंडर्ड रहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स तरफ से, हमेशा हर साल 1 साल पहले स्टैंडर्ड दिए जाते हैं कि इतना मिनिमम परफॉर्मेंस करने के बाद ही आपको ओलंपिक का टिकट मिलेगा। उस टाइम की बता रहा हूँ, आज तो रूल चेंज हो गए हैं, आप वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी जा सकते हैं। अगर टॉप 32 में है तो आप फील्ड इवेंट में जा सकते हैं, और टॉप 56 या 52 में है तो आप इसमें जा सकते हैं, ट्रैक इवेंट में। क्वालिफिकेशन आपका मान लिया जाएगा, लेकिन उस समय नहीं था। पहले उससे पहले ए और बी स्टैंडर्ड के क्वालिफिकेशन होते थे 2012 के पहले। 2012 के बाद 2016 में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड कर दिया, ए स्टैंडर्ड, और वो क्वालिफिकेशन मार्क था 815 का। अच्छा। और इंडिया का रिकॉर्ड था 809 उस समय। तो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना ही पड़ेगा आपको अगर क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो प्रभु से यही कृपा थी कि जब तोड़वाना है सही समय पर तोड़वाना, जैसे दोनों काम हो जाए। तो पूरा साल मेहनत अच्छे से किया। कोच दिया था साई ने, फेडरेशन ने, बेड्रोसिन जो रोमानियन कोच हैं, उनके परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो उन्हें लाख प्रोवाइड किया गया। 2015 अक्टूबर में वो आ गए थे, उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। ऑफ सीजन में भी 790 795 का जब हम लोग कर रहे थे तो अच्छा फीलिंग था। उसका सडनली क्या हुआ कि हाथ में एक बॉल सा बन गया, उसका ऑपरेशन हुआ, तो कुछ 15-20 दिन ट्रेनिंग डिले हो गई। उसके बाद कंपटीशन में जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। प्रैक्टिस में मैं जंप कर रहा था 840 प्लस, 845 846 के आसपास कर रहा था, लेकिन कंपटीशन जाने के टाइम प्रेशर लेने की वजह से नहीं कर पा रहा था। तो वो एक टाइम ऐसा है, क्लोज आते जा रहा है, क्वालिफिकेशन बंद हो जाएंगे 30 जून को या 2 जुलाई को। क्वालिफिकेशन लास्ट डे से पहले कर लिया तो ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस मानी नहीं जाएगी। तो करते 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 वो लास्ट 3 कॉम्पिटिशन ही बचे होंगे मेरे। तो उस दिन वो प्रभु की कृपा हुई, तो 26 जून को वो मैंने अल्माटी में जंप किया है। फर्स्ट जंप किया 817 का, उससे क्वालिफिकेशन हो गया। फिर दूसरा जंप किया 819 का, फिर एक तीसरा जंप किया 814 का। तो वहाँ पे 3 जो जंप थे 8 मीटर के ऊपर थे। तो ऐसा था कि सपना साकार होने वाली कहानी थी, मन से सारे बोझ उतरने वाली कहानी थी कि 5 साल से मैं सिर्फ एक ही सपना देख के चल रहा था कि ओलंपिक जाना है, ओलंपिक जाना है। जो 2008 में कोच साहब ने मतलब किसी से कही थी बात, वो मैंने सुनी थी सिर्फ कि मैं अंकित को ओलंपिक खिलाना चाहता हूँ। तो वो बात तब से चली आ रही थी मन में, ओलंपिक खेलना है। और जो माहौल मिला पटियाला में, त्रिवेंद्रम में, जो सपोर्ट मिला साई का, फेडरेशन का, वो जाके फुलफिल हो गया कि कम से कम मैंने देश के लिए इतना कर दिया कि मैं टॉप 100 में आ जाऊंगा अभी, और ओलंपिक की टीम में मेरा नाम भी रहेगा। और नेशनल रिकॉर्ड जो एक एथलीट का सपना रहता है कि सही समय पर तोड़ना, वो भगवान की कृपा से संभव हुआ। 819 किया वहाँ पे, ओलंपिक का टिकट मिला। ओलंपिक का टिकट मिला। और इस जर्नी में 2008 में जो पाल सर ने कहा था कि मैं इसको ओलंपियन बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ से लेकर अलग अलग कोचेस मिलते गए, फॉरेन कोचेस भी साथ में जुड़े। तो जब सबका टारगेट यही था कि ये इसमें पोटेंशियल है, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। रिकॉर्ड जब ब्रेक किया तब फॉरेन कोच आपके साथ थे। तो पूरी जर्नी में कोचेस का कितना रोल आपके लाइफ में रहा और कैसे उसको देखते हैं आप हर चीज़ को? जी देखो, कोच भगवान जैसे हमारे धर्मशास्त्र में भी सिखाया गया है, वेदों में लिखा गया है कि गुरु भगवान के ज़माने गुरु ब्रह्मा है। गुरु को हमेशा भगवान से पहले रखा गया है कि वही जीवन जीने की कला को सिखाता है, मैं कैसे जीना है। तो मैंने भी अपने कोच को, अपने गुरु को हमेशा भगवान के जैसे रखा। उनकी कही हुई बात ही मेरे लिए सब कुछ है। और उन्होंने बोल दिया 6 रिपीटिशन लगाने तो लगाने, उन्होंने बोला यहाँ से कूदो
नीचे नहीं देखना कांटे हैं कि पानी है कि गड्ढा है, कूद जाना है। और वही चीज़ मुझे सिखाती गई कि भाई विश्वास करते जाओगे तो तुम्हें चीज़ें मिलते जाएंगी। मेरे भाई ने मुझे जब मैं हॉस्टल आया था एक बात कही थी कि कभी भी कोच को ओवरटेक करने की कोशिश मत करना, अपना दिमाग मत लगाना कि कोच ये कह रहा है और दूसरा वाला ये कह रहा है तो मैं ये करूँ कि वो करूँ। हमेशा विश्वास रखना कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है, उसी से परफॉर्मेंस आना है। और मैंने हमेशा चीज़ों में वही रखा कि जो मेरे कोच कह रहे हैं वही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य है नहीं। इसीलिए वो परफॉर्मेंस निकल के आते गए समय पे, क्योंकि जो विश्वास बनता है आपका किसी को लेके, अगर आप पत्थर में भी देखोगे तो भगवान नजर आने लगते हैं। तो ऐसे मेरे कोच में, मेरे गुरु में भगवान थे। वो जो कह रहे हैं वो हो रहा था, मैं कर रहा था उसी तरीके से। आप सोचिए 360 किलो का हाफ स्क्वाट उठाना एक मानव शरीर के लिए, 200 किलो का फुल स्क्वाट उठाना संभव नहीं है अगर सोचा जाए तो। लेकिन कोच ने बोल दिया तुम कर लोगे, आराम से कर लोगे, आराम से, भी तुम्हारे पास पोटेंशियल बचा है, भी एनर्जी बची है, करो। तो हम भी उसी एनर्जी से उतर जाते विश्वास के साथ। कोच कह रहा है तो हो गई है, अब होना ही है, और हो जाती थी चीज़ें। तो वहाँ से करते करते जब चीज़ें आती गई तो कोच साहब जो मेरे पहले कोच थे, पर नरेंद्र तोमर जी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सारे गेम मल्टी इवेंट्स करा के लाया। फिर पाल सर थे जो जिन्होंने मुझे लॉन्ग जंपर बनाया। तो बहुत महत्व रहा है। और मैं फॉरेन कोचेस की कहूँ तो हाँ, रोल रहता है, वो एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स के साथ काम किया होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो इंडियन कोचेस आपको जर्नी से उठा के लेके आ रहे हैं उनकी भी उतनी ही वैल्यू, उतना ही महत्व, इम्पोर्टेंस है जितना एक फॉरेन कोच के लिए। फॉरेन कोच आता है आपका एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, वो अपना मैक्सिमम देता है आपको। तो मैक्सिमम देने के चक्कर में बहुत सारे एथलीट इंजर्ड भी होते हैं, जिनका करियर खत्म हो जाता है। बहुत सारे भगवान की कृपा से बच जाते हैं जो परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन इंडियन एथलीट जो रहते हैं वो हर चीज़ को देख के चलते हैं कि इंजरी भी ना होने पाए, हो तो रिकवर हो, एथलीट दोबारा ट्रैक पे आए। तो मैं दोनों का बराबर मानता हूँ कि फॉरेन एक्सपर्ट भी और इंडियन कोचेस भी बराबर का ही वैल्यू रखते हैं। ओलंपिक जो जंप क्वालिफिकेशन वाली रही 8.17, फिर वो सारा प्रेशर हट गया, वो फिर पुरानी बातें याद आई होंगी आपको उस जंप के बाद या फिर उस इवेंट के बाद? 4 साल 5 साल जो सुना है, जो लोगों से जो वो मुंह देखे हैं, जो बुराई कर रहे हैं आपके मुंह पे, तो उनको जवाब देने से बेहतर है कि आप कुछ करके दिखाएं ट्रैक में। जब वो जंप किया, अगले दिन जब न्यूज़पेपर में छपा, तो उन सबको जवाब मिल गया कि मैं सही था या गलत था, या मेरा जो करेक्टर है वो सही है और गलत है, या मैं सही रास्ते पे हूँ या गलत रास्ते पे हूँ। जब आप फेल होते हैं ना, तो आपके पीछे करोड़ों लोग होते हैं जो आपको बुरा बता रहे होते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं तो वही उनका जवाब होता है कि मैं सही हूँ और गलत हूँ। तो इसीलिए कभी डिमोरलाइज नहीं होना लाइफ में कि मेरा ये खराब हो गया, इस परफॉर्मेंस में मैं नहीं कर पाया, ये मेडल नहीं मिला, या फिर इस टाइम पे होना था नहीं हुआ। सही समय आएगा। अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, मन में सब कुछ सही करके चल रहे हैं ना, आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता आपको। बोलते हैं हार्ड वर्क टैलेंट को बीट कर सकता है, लेकिन टैलेंट कभी हार्ड वर्क को बीट नहीं कर सकता। तो कोई लोग आ रहे हैं, जैसे मान लो 1 साल को ट्रेनिंग करके आया और वो आपको बीट करके चला गया, सब लोग बोले कल का 16 साल का बच्चा आया आपको मार के चला गया। नहीं, जो आपकी वो उस मेडल को जीत सकता है, उस कंपटीशन को जीत सकता है, लेकिन जो आपकी 6 साल की पीछे की मेहनत है, जो आपने बेस तैयार किया, उसको नहीं जीत सकता। अंततः जीत आपको ही मिलेगी। बस आप सही सच्चे मन से कोच की बात को मन में ध्यान में रखते हुए सही चलते चलिए। अपने मन में कोई डर और गिल्ट मत रखिए कि कोई काम ऐसा मत करिए जिससे आपको ये लगे कि चीज़ गलत है, वो आपको हरा दे। इसलिए सही रास्ते पे सही सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो अंकित का बिल्कुल साफ कहना है कि जो आपके कोच हैं, जो आपके गुरु हैं, यदि उन्होंने जो भी बातें कही हैं आपसे, आप उस पर अमल करते रहें, बिल्कुल आंख बंद कर अमल करें, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो आपके जीवन में वो उजाला लाना चाहते हैं जिस उजाले की आप खोज में रहते हैं, और उसके लिए बस आपको शिद्दत से मेहनत करनी है और उन पर विश्वास करना है। अंकित, ओलंपिक क्वालिफिकेशन हो गया। ओलंपिक में पहुंचने के पहले मेरे ख्याल में टाइम कम बचा था, क्योंकि आपने बताया कि 3 ही इवेंट थे, तो आपको लगा कि थोड़ा और पहले हो जाता तो वो ट्रेनिंग, जो ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग होनी, मेरे ख्याल में आपको यूएसए, हाँ, यदि आप एक बार अपनी बात हुई थी तब आपने कहा था कि यदि मैं जनवरी में जाता तो शायद ये 7 महीने उधर अच्छे से ट्रेन कर लेता तो ओलंपिक में शायद मेडल भी लेकर आता। मैंने आपको कहा कि मैं 2015 में केरल में ही ट्रेनिंग करा था, उसका मुझे सपोर्ट मिला। आपको लोकल सपोर्ट मिलता है, एटमॉस्फेयर का सपोर्ट मिलता है, क्लाइमेट का सपोर्ट मिलता है, आप वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं पहले से। जब हम यहाँ से गए, हमारे यहाँ गर्मी होती है, वहाँ पे जगह जब आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जाते हैं, तो वेदर कहता था कि दिन में बहुत गर्म है, और सूर्यास्त होने के बाद वही हवा जो 35-36 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो ठंडी हो जाती है। और इवेंट रात को 9 बजे,
तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ 8 डिग्री 9 डिग्री ठंड माना जाता है, उनके लिए वो नॉर्मल होता है। तो वो तो इजीली कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम उस माहौल में रहे ही नहीं। अगर महीना 2 महीना पहले भी अगर पहुंच जाते, थोड़ा क्लाइमेट का अडेप्ट कर लेते, तो थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस कर पाते। ये हमेशा मैं सोचता हूँ कि ट्रेनिंग करने से बेटर है कि आप कंपटीशन के लिए भेजें और बड़े कंपटीशन से पहले अपनी टीम को वहाँ सेटल कर दें, जिससे वो उस माहौल में ढल जाए, तो कोई बीमार ना पड़े, कोई इन चीज़ों से सफ़र ना करे और एक अच्छा बेहतर हेल्दी कंपटीशन करके परफॉर्मेंस कर पाए। तो मेरी सोच ऐसी रही। ओलंपिक हर खिलाड़ी का सपना होता है वो, क्योंकि जब जैसे जैसे ग्रो करता जाता है तो वो सपना उसका ओलंपिक पर जाकर रुकता है। तो ओलंपिक में पहुंचना, वहाँ का एटमॉस्फेयर, विश्व के बड़े बड़े प्लेयर जो अलग अलग गेम से हैं जिन्हें हम टेलीविज़न सेट पर देखते हैं, आप अपने एथलेटिक्स वाले फील्ड के लोगों को तो देखते हैं, लेकिन जब इतने बड़े स्टार्स आपके आसपास रहते हैं तो क्या मन में महसूस होता है? आप किस तरह से बता पाएंगे, क्योंकि बताना बहुत मुश्किल है, हम समझते हैं उस चीज़ को। वो ऐसा है कि गूंगे व्यक्ति को आम खाने को दे दो, उससे टेस्ट पूछो, वो वाली कहानी है। तो लेकिन बड़े खिलाड़ी जिनको आपने टीवी में देखा है, जिनको देख के आप बड़े हो रहे हैं और उनके साथ कॉम्पिटिशन करने का वो मिले, तो एक सही बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हम उनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बड़े ओलंपिक लेवल कॉम्पिटिशन खेलने से पहले ना आपको 2-4 ऐसे कॉम्पिटिशन मिलने चाहिए जब उन एथलीट के साथ वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर हैं उस टाइम पे जो लीड कर रहे हैं उनके साथ खेलने को मिल जाए ना, तो मैं कहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती है। मैं इसीलिए कहूँगा कि जब तक मैं खेल रहा था तब तक लोगों का सपना था कि ओलंपिक जाना है, लेकिन नीरज चोपड़ा ने वो कहावत को बदल दिया। आज हम बोलते हैं ओलंपिक मेडल जीतना है। वो चीज़ें अब इंडियंस भी सोच पा रहे हैं। अब मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में कि क्रिकेट के अलावा और अदर इवेंट के अलावा एथलेटिक्स के बारे में भी लिखा जा रहा है कि पर्टिकुलर डे को ये इवेंट होगा। तो वो सोचते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट है, लोगों में जागरूकता आई है कि एथलेटिक्स जैसा इवेंट भी है जहाँ कैरियर बन सकते हैं, जहाँ हम बड़ा नाम कमा सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने सब कुछ चीज़ों को धता बताते हुए कि नहीं इंडियन नहीं कर सकते या इंडियंस में पोटेंशियल नहीं है, आपके सामने कितनी बार ओलंपिक मेडल का परफॉर्मेंस करके दिया, विश्व को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। और जो आजकल के बच्चे हैं ना, उनके मन से जब सुनते हैं कि मुझे भी ओलंपिक मेडल जीतना है, उनको नहीं पता है सफर कितना कठिन होगा या कितना सरल होगा, लेकिन जो उनके मन से जो निकल रही बात कि मुझे जीतना है, सुन के अच्छा लगता है कि वो बदलाव आया, खेलना है सिर्फ जीतना है। तो एक पॉजिटिव है। इंडिया के अंदर भी ट्रेंड बदला है, एमपी के अंदर भी ट्रेंड बदला है। खेलना है और अब जीतना है, लक्ष्य भारतीय खिलाड़ियों का, जैसा अंकित बता रहे हैं कि अब बदलता जा रहा है और वाकई बदलना भी चाहिए और हमारे खिलाड़ी ही उससे बदल सकते हैं। और केवल वो चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट मिले, ग्राउंड पर जब कोई इवेंट हो तो बड़ी संख्या में लोग आएँ, उन्हें सपोर्ट करें, इवेंट को सपोर्ट करें। अंकित, ओलंपिक में जाने की जो बात आपने घर में बताई कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या कुछ रहा? क्योंकि जब जो सपना बढ़ता जाता है तो उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है, वो भी कहते हैं कि नहीं इसको छोड़ दो, अभी इसको अपना काम करने दो, अभी कुछ मत बोलो इसको, सब। सच बोलूं तो भाई को पता है कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। एक ओलंपिक बड़े कंपटीशन में जाना क्या होता है, देश का प्रतिनिधित्व करना, ओलंपिक में खेलना क्या होता है। गांव में और घर में तो सबको यही रहता है, जहाँ भी जा रहे हो बस जीतना और कोई वो नहीं है, ठीक है जा रहे हो, उससे कोई उतना खुशी नहीं है, जीतने की बहुत ज्यादा खुशी है। तो जब लोकल मीडिया घर पे पहुंच गया, उन सब चीज को बताया कि क्वालिफिकेशन कर लिया है, सब कर लिया, वो जो बोले अभी तो क्वालिफिकेशन हुआ है, फाइनल तो हो, तो उनको नहीं पता था कि ओलंपिक तो भी बाद में होना है। वो सोच रहे कल फाइनल है, जैसे इंडिया में होता है कि आज क्वालिफिकेशन राउंड है और परसों या कल आपका फाइनल राउंड होगा। तो उनको ये पता था कि आज क्वालिफिकेशन हुआ है, कल फाइनल होगा। तो बोला अभी कोई मतलब नहीं, अभी तो क्वालिफिकेशन हुआ है, कल फाइनल तो हो, तो पहले तो बताएंगे कैसा लग रहा है। तो वो ऐसा था मेरी माता जी का कहना। फिर उन्होंने बोला कि सब प्रभु की कृपा से हुआ है, अगर ये सही है जैसा आप कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा। और ओलंपिक से आने के बाद, जैसा आपने बताया 2011 के बाद, ओलंपिक के बाद आप घर गए थे, मेरे ख्याल में 5-6 साल के बाद आप घर गए थे, तो वो माहौल फिर कैसा था कि आपने बताया कि ओलंपिक क्या होता है, या फिर वही कहानी की नहीं बोलना कुछ नहीं, इनको अपना काम करने दो, अपन अपना काम करो? वो लोग भी बदल गए उस चीज को देख के, क्योंकि ओलंपिक एक छोटा लेवल नहीं है हिंदुस्तान में, आप देखेंगे तो वो चीज उन्होंने पढ़ी और समझी। तो जो मेरे प्रति जो द्वेष भावना रखते थे उनके मन भी बदले, उनके अंदर भी एक खेल भावना जागी कि नहीं यार, हमने जो कहा वो सही था या गलत, उनको भी नहीं पता, लेकिन बंदे ने करके दिखाया है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। उन लोगों ने बोला कोई बात नहीं, ओलंपिक में मेडल नहीं आया, लेकिन ओलंपिक जाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है, तुम घर आओ, हम मिलना चाहते हैं तुमसे। तो फिर वो घर गया, मैं उन लोगों से मिला, तो वो खुश थे उस चीज को लेके कि हम इस जगह से सोच नहीं सकते कि हम मुरैना तक चले जाए, तुम उस लेवल तक गए हो तो बड़ी बात है। एक छोटे से गांव से निकलकर ओलंपिक तक का सफर, और वहाँ विश्व के सबसे बड़े मंच पर पहली बार ही गए, बहुत सी चीज़ें पहली बार देखी, और
वहां से क्या सीख कर लाए, क्या लेकर आए अपने साथ जो आपके लाइफ में वो पूंजी एक इकट्ठी हो गई है आपकी? सच बोलूँ तो जो कंपटीशन, एक कंपटीशन से कुछ नहीं मिलता सीखने को। आप जब करते जाते हैं, चाहे वो आप वर्ल्ड लेवल के कर रहे हैं या नेशनल लेवल के कर रहे हैं, वो हर एक कंपटीशन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। कभी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके लीडर होते हैं, रिकॉर्ड करके लीडर होते हैं, और कभी आप हार जाते हैं। तो जब आप देख रहे हैं कि आप हार गए, उसके बाद आपको कैसे कमबैक करना है, वो एक बड़ी सीख है। कोच आपको बता रहे हैं कि नहीं, ये गलती हो गई तो हो गई, आगे का सोचते हैं, पीछे का भूल जाओ। जब आप जीत गए, तब आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, आपके अंदर कितनी खुशी है यार, कितना आप प्राइड शो कर रहे हैं। वो चीज़ सीखने के लिए है कि वो सिर्फ पड़ाव है जहाँ हम पहुँच गए, मंजिल अभी दूर है, मंजिल पे पहुँचना है, हमें देखना है। लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिला। पहली बार मैंने देखा कि पूरा स्टेडियम जो कि 50-60 हज़ार की जनसंख्या को कैपेसिटी वाला है, और वहाँ पे टिकट नहीं मिले लोगों को, $300-400 का टिकट वो सेल हो रहा है। तो हमें लगा यार, हम भी उतनी वैल्यू रखते हैं, लोग हमें भी देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा लगा अच्छा है। उसके बाद मैंने देखा इंडिया में, केरला में भी लोग अच्छे हैं जो अच्छा वो करते हैं। उड़ीसा के लोग हैं जो स्पोर्ट्स लवर हैं। लोग हमारे यहाँ भी स्पोर्ट्स लवर हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर इवेंट को लेकर उसके पीछे पड़े हुए। तो मैं चाहता हूँ, लोगों से अपील भी करता हूँ कि अदर इवेंट जो हो रहे हैं आपके यहाँ, उनमें अपने बच्चों को डालिए, उनको देखने के लिए आइए, उनके सराहना कीजिए, जिससे जो मान लो कुछ पर्टिकुलर इवेंट में नहीं आगे बढ़ पा रहे, तो अदर इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करें, इंडिया के लिए खेलें, इंडिया के लिए मेडल लेके आए। तो अब बहुत कुछ है उस एक पर्टिकुलर इवेंट को अगर आप छोड़ दें तो कर सकते हैं। अंकित, मध्य प्रदेश से निकले हैं, मध्य प्रदेश के लिए नेशनल गेम्स में गोल्ड जीता है, कई मेडल्स मध्य प्रदेश को लाया है। तो मध्य प्रदेश के खेल जगत को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जब आपने शुरू किया था, शायद एथलेटिक्स में उतना मध्य प्रदेश को नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन नहीं था, लेकिन फिर एकेडमीज बनी, साई का सेंटर आया, कोचेस आए, फैसिलिटीज बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, और अब एक अच्छा माहौल मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स का मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जी, आपने सच कहा कि खिलाड़ी को जब कुछ अच्छा करता है तो पूरे प्रदेश का और आपके देश का माहौल बदलता है। माहौल बदला जब हमारी तब की स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी सिंधिया मैडम, उन्होंने इनिशिएट लिया और एथलेटिक्स की अकेडमी को स्टेट अकेडमी में इंक्लूड किया। उससे पहले एथलेटिक्स का सेंटर नहीं था एमपी अकेडमी में। उन्होंने इस इवेंट को लेके आया, वहाँ से वो सपना देखना स्टार्ट किया कि अब हमारे अकेडमी के एथलीट भी अच्छा कर सकते हैं। तो 2017 से लेके 25 8 साल लग गए, और अब जाके आपको फल देखने को मिल रहा है कि जो उन्होंने पेड़ लगाया था, पौधा लगाया था। इम्प्रूवमेंट इतना है कि आज जो अभी के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सारंग साहब, वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व खेलों को लेकर। उनका बहुत मन रहता है, कोई भी छोटा सा भी कॉम्पिटिशन आप उनको बुलाइए, जरूर आएंगे। कोई भी खिलाड़ी उनसे मिलने पहुंच जाए, वो मिलते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं, क्या फैसिलिटी चाहिए वो देते हैं। और धीरे धीरे मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना बड़ा होते जा रहा है, हर जगह आपको स्टेडियम देखने को मिल रहा है। प्रभु की कृपा से मुरैना में भी एक स्टेडियम बन रहा है, सिंथेटिक स्टेडियम। आपके ग्वालियर में स्टेडियम है, शिवपुरी में स्टेडियम है, भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में, और भी कई सारे सेंटर्स हैं जहाँ पे सिंथेटिक जैसे स्टेडियम आपको देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया के सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, स्टेट के अकेडमी के सेंटर ओपन हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि मुझे लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव चीज है जो बदलाव लाएगी आगे आने वाले समय में और स्टैंडर्ड को डेवलप करेगी। ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स की कि मध्य प्रदेश ने किस तरह से ग्रो किया और आज मध्य प्रदेश नेशनल लेवल पर कहाँ स्टैंड कर रहा है। नेशनल गेम्स में हमने देखा कि स्टेट में 3rd प्लेस पर हम आ गए हैं। सर्विसेज को अलग हटा दिया जाए क्योंकि वो पूरा एक अलग यूनिट है, तो बाकी स्टेट्स में अब हम 3rd प्लेस पर आ गए हैं। तो ओवरऑल यदि हम एथलेटिक्स की बात करें, केवल इंडिया में एथलेटिक्स का जो माहौल है वो आप किस तरह से देखते हैं आज के समय में? क्योंकि पहले था, जैसा आपने बताया कि पहले हमारे एथलीट्स थे जो जाते थे कि हमें ओलंपिक खेलना है, अब ओलंपिक में मेडल जीतना है। जैसा आपने कहा कि नेशनल एथलेटिक्स में मध्य प्रदेश के गिने चुने मेडल आते थे, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ कि मेरे बाद भी अच्छे एथलीट निकल के आ रहे हैं, जैसे देव मीणा जी। अब उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड किया पोल वॉल्ट में, जबकि मध्य प्रदेश का पोल वॉल्ट में कभी दूर का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, उनके कोच हैं घनश्याम जी, काफी मेहनत कर रहे हैं। स्टेट का अपने डायरेक्टर साहब का सपोर्ट है, मिनिस्टर का सपोर्ट है कि उन्होंने फॉरेन कोच उनको ला के दिया है और रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। आप थ्रो में देखेंगे, समरजीत है, अभी फेडरेशन कप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो वो शायद 2017 के पहले एथलीट थे जो यहाँ पे इंडक्शन में आए थे स्टेट अकेडमी में। तो उनको भी 8 साल लगे वहाँ पहुँचने में, लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं। और भी लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस के एथलीट हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तो वो जो दिया हमने जलाया था वो अब आग बन के और बड़ी मसाल बन के जलना स्टार्ट हो गया है। तो इवेंट धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। और फैसिलिटीज के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को सजेशन दूँ, उनको बताऊँ कि और भी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
उसके लिए भी लगा हूँ कि एक खिलाड़ी को कैसे अच्छी बेस्ट रिकवरी मिले, कैसे बेस्ट लेवल की कंपटीशन मिले, अच्छे इक्विपमेंट मिले जिससे वो अच्छा और परफॉर्म कर पाए, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे इम्प्रूव हो, साइकोलॉजिकल कैसे इफेक्ट करती हैं चीज़ें उनको इम्प्रूव कर पाए। तो कर रहे हैं मध्य प्रदेश, अब पहले वाला मध्य प्रदेश तो नहीं रहा, बहुत आगे आ गया। और मैं सोचता हूँ कि अगले 10 सालों में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश भी एथलेटिक्स में भी लीडर होगा। तो ये तो बात हुई कि मध्य प्रदेश नेशनल लेवल पर क्या कर रहा है। हम नेशनल जो हमारे इंडियन एथलेटिक्स है उसके विषय में आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से फेडरेशन ने सब चीज़ों को मैनेज किया। एक दौर था 2010 में हमने कॉमनवेल्थ गेम्स कराए थे, एक बहुत बड़ा इवेंट वर्ल्ड लेवल का, 71 कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं। सिनेरियो चेंज होता गया, नीरज चोपड़ा ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, गोल्ड ले आए हैं। जी अब उससे बड़ा तो आप ओलंपिक कुछ में नहीं। कोई एथलीट कुछ कर ही नहीं सकता कि भाई ये तो गोल्ड आ गया। जी अब हमारे एथलीट्स इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से अब उन्हें देखा जा रहा है कि अब हाँ ये भी है, अब ये मेडल ला सकते हैं। मैं सच बताऊं तो उस माहौल में जब आप एथलेटिक्स में मेडल की बात करते थे सब लोग हंसते थे, कमेटी में हो, मिनिस्टर्स हो या फिर जो भी हो उस समय, क्योंकि कंडीशन ऐसी बनी हुई थी कि मेडल दूर दूर तक नहीं दिखता था। जी जी। या 2016 में इंजेती श्रीनिवास जी थे हमारे डीजी साई, उन्होंने कहा कि 1-2 मेडल हम एथलेटिक्स में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो सब लोगों ने उस तरीके से नहीं लिए। लेकिन जब 2020 में 2021 में जब नीरज चोपड़ा ने वो गोल्ड मेडल ला के दे दिया, तो सबसे पहला मैसेज जब मैंने किया था तब यही कहा था कि सर आपका विजन जो था 2016 में आज वो धरातल पे है, आपको दिख रहा है कि एथलेटिक्स में मेडल आ गया। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि तुम एक एथलीट थे जिसको विश्वास था कि हम एथलेटिक्स में मेडल जीत सकते हैं, और आज वो देखिए, चाहे भले तुमने नहीं जीता लेकिन था कि एथलेटिक्स में मेडल आएगा। तो माहौल वहां से बदला। आज हम सोचते हैं, आज हम मांगते हैं किसी चीज को कि हम एथलेटिक्स में है या एथलीट को ये चीज चाहिए, तो लोग देने के लिए तैयार होते हैं, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे साई हो, चाहे स्टेट अकेडमीज बड़ी हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो। साई के अलावा भी रिलायंस और JSW भी आजकल आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो चीजें मिल रही हैं। तो इसी से क्या होता है कि धीरे धीरे चीजें जो तब हम टैलेंट को बाहर निकाल के नहीं ला पाए, आज निकल के बाहर आ रहे हैं। आप एक रॉ मटेरियल उठाते हैं, आप परफॉर्म करके देते हैं, तो स्तर तो बदला है। आप किसी भी इवेंट को उठा के देख लो, पहले 80 मीटर फेंकने वाले 1-2 होते थे, जी जी। आज आप देखेंगे तो 8-8 बंदे होते हैं कंपटीशन में 80 मीटर फेंकने वाले। पहले 73-74 पे मेडल हो जाता था। आप पहले देखेंगे लॉन्ग जंप में भी 790-780 के आसपास गोल्ड चला जाता है, लेकिन आज 8 मीटर हर साल कोई ना कोई रिपीट करता है। और जैसे श्री शंकर है, जैसे सुनील ने, आदित्य हैं, ये बड़े एथलीट हैं जो अब तैयार हैं, करके दिखाएं और अच्छा बेहतर करने के लिए तैयार है। तो ये उनके लास्ट 2-3 इयर्स हैं जो अच्छा और परफॉर्म करके दे सकते हैं देश के लिए। और जो कोचेस का जो रोल है अब आज के समय में, अब वो किस तरह से चेंज हो गया? क्योंकि पहले का समय और था, आज फैसिलिटीज भी हैं आपके पास, कोचेस भी अच्छे हैं और उन्हें भी फॉरेन एक्सपोजर मिलता है, उन्हें भी अलग अलग ट्रेनिंग मिलती जाती है कि भाई रिफ्रेश होते रहें और जो करंट टेक्नोलॉजी चल रही वर्ल्ड लेवल पर उसके साथ जुड़े रहें। बहुत अच्छा। एक्चुअल में आपकी पहले कोच एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया वाली कहानी थी, उसी को रिपीट कराते थे। लेकिन आज हर दिन नए आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, नई चीजें जो अपडेट हो रही हैं उनको समझते हैं, कौन से एथलीट में कहाँ पे कोई कमी नजर आ रही है, उसको डॉक्टर के साथ मिलके, रिकवरी एक्सपर्ट के साथ मिलके कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे उस चीज कमी को दूर करना है, उस पर बात करते हैं, काम करते हैं। पर्टिकुलर एक ही मतलब एक डंडे से सबको नहीं कराते ट्रेनिंग, सबका विजन चेंज हुआ है। कब किसको रेस्ट देना है, कब कितना किसी को रिकवरी करानी है, कब किसको कितना लोड देना है, तो माहौल बदला है। और जो कहेंगे रिकवरी यूनिट जो भारत में अभी इम्प्रूव हो रही है, डेवलप हो रही है, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा रोल। तो अंकित बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश में एथलेटिक्स में बदलाव आया है, किस तरह से हमारे कोचिंग पैटर्न में बदलाव आया है, और यही वजह है कि हमारे प्लेयर्स आज इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम उम्मीद करेंगे कि और भी मेडल्स आए, जैसे नीरज चोपड़ा मेडल तक पहुंच चुके हैं। अंकित, आपको भी अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टेक्निकल कमेटी में फेडरेशन ने भेजा है, तो ये एक नई जिम्मेदारी अंकित किस तरह से देखते हैं, एक प्लेयर का टेक्निकल कमेटी के साथ जुड़ना? जी, मैं ऐसे देखता हूँ कि किसी ने मुझे सेलेक्ट किया था उस टाइम, सही जगह दिखाई, सही जगह पहुंचाया, अच्छे कोचेस मिले तो मैं परफॉर्म कर पाया। तो भगवान की कृपा से, साई की कृपा से या ट्रेडिशन की कृपा से ये मुझे एक दायित्व मिला है कि मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ। तो साई की TIDC का मेंबर बनाया है, टैलेंट आइडेंटिफाई करके देना है, नए टैलेंट को ढूंढना है, पुराने टैलेंट में क्या कमी आ रही, कहाँ पे आ रही, तो उस चीज़ को अपने जो एक्सपीरियंस है उसके साथ बात करके निखारना है, कैसे करना है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली। तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा है, थोड़ा टफ है काम, लेकिन अच्छे तरीके से करके दे पाऊंगा।
powder, Afro hair shampoo, Afro onion hair जी cream, मेरे लिए भी लेके उसका Afro charcoal face wash, Afro द वर्ड ऑफ Aldi Cosmetics. अंकित के साथ बहुत सी बातें जुड़ी और कुछ ना कुछ कहानी आपके लाइफ में चलती रही है और ये भी एक नई कहानी आ गई कि अब आपको टेक्निकल कमेटी में डाल दिया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है ओलंपिक लेवल का उसको भी फेडरेशन दोहन करना चाहता है। अंकित कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको एनर्जी भी देती हैं और जब लोग सुनेंगे तो शायद वो हैरान भी होंगे। एक बाइक की कहानी आपके साथ जुड़ी है कि वो क्या कहानी थी आपकी? जी सर, एक्चुअल में मेरे बड़े भाई से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरा ये हो गया, मंदिर जाने का डेली का रूटीन है भोपाल में? केरला में। अच्छा अच्छा। तो बाहर जाओ 2 किलोमीटर वॉक करके जाना, 2 किलोमीटर वापस आना, थोड़ा समय लगता है। तो आप मुझे बाइक दिलवा दीजिए जिसमें मंदिर, मेरा बस उतना ही रूटीन था मंदिर मतलब आप तब तक वहाँ कैंप में थे या? नेशनल कैंप, अच्छा नेशनल कैंप वहाँ पे था हमारा। और ये शायद 2015 की 14 की बात है, 2013 की बात है, ATF के टाइम की बात है। उन्होंने बोला ठीक है मैं दिलवाता हूँ। उन्होंने एक बाइक खरीदी और घर में बताया कि मैं उसको बाइक दिलवा रहा हूँ। तो घर वालों ने बाइक को मंगाया कि इधर ले आओ, हम पूजा वगैरह करके यहाँ से भिजवा देंगे। अच्छा वहाँ से हाँ, इधर भिजवा भैया देंगे। की पोस्टिंग यहीं पे थी नोएडा में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मंगाया गाँव में ले जाके वो गाड़ी उसमें लगवा दी। बोला कि बाइक दे दो तो हाथ पैर तोड़ लेगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, इसलिए इसको बाइक मत दो। और वो 3 साल नई बाइक उसमें ही खड़ी रही। तो आपको उस बाइक का पता कैसे चला फिर? फिर वैसा था कि एक बार मैंने जिद कर ली कि अब मुझे लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मंदिर जाना है और ये सब काम करना है। तो उन्होंने बोला बाइक तो खड़ी है, पिताजी से रिक्वेस्ट कर लो अगर बाहर निकल आए तो। हाँ, तब पिताजी के हाथ पैर जोड़े तो उन्होंने वो गाड़ी साफ करके भिजवाई। हाँ। तो ऐसी भी कहानियां हैं हर खिलाड़ी के जीवन में आती रहती है। 3 साल तक वो बाइक भूसे में खड़ी रही और पेरेंट चाहते थे कि कोई चोट ना लगे क्योंकि उनका बेटा उस समय उस प्रोसेस में चल रहा था जिसके बाद उनके नाम के आगे ओलंपियन लगा। और ये केवल उनके नाम के आगे ही नहीं लगा बल्कि उनके पूरे परिवार के नाम के आगे लगा कि ये ओलंपियन के पिता हैं, ये ओलंपियन की माँ है, ये ओलंपियन का भाई है, ये ओलंपियन के चाचा हैं। तो ऐसी जो उपलब्धि उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ी है ये वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है क्योंकि मध्य प्रदेश के एकमात्र अभी तक के एथलेटिक्स के आप ओलंपियन हैं। अंकित खेल जीवन में ऐसा कोई मलाल आपको रहा है अभी तक? क्योंकि बहुत से इवेंट जीते हैं, बहुत से इवेंट हारे हैं। हारना जीतना और स्पोर्ट्स आपको सिखाता ही है, हारने के बाद जीतना सिखाता है स्पोर्ट्स। और सबसे बड़ी बात आपके साथ यही रही कि आपने अपने पैर को जमीन पर रखा, मुंह से कभी किसी को जवाब नहीं दिया। जो भी जवाब जैसा कोच जितने भी कोचेज रहे उन्होंने कहा कि वो ट्रैक पर लंबा कूद जाओ 2 मीटर 7 मीटर जो भी चल रहा है 7:50 चल रहा है तो 7:60 कूद जाओ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सही बात है, किसी को हाथ पैर से जवाब देना, मुंह से जवाब देना व्यर्थ है। आज के जीवन में भी सोचता हूँ आप अपने काम से जवाब दीजिए। आप जो काम कर रहे हैं सही तरीके से करिए, लोग आपको स्वीकारेंगे, एक दिन जब आपका रिजल्ट देखेंगे। क्योंकि आप हो सकते हो लोगों की नज़र में आज सही नहीं, लेकिन आपके काम सही है, आप सही रास्ते पे हैं, तो कल आपके काम को सराहा जाएगा। वो रिजल्ट ही उनका जवाब होगा। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं, ईश्वर वो समय लाएगा, वो सिचुएशन बनेगी, वो परफॉर्मेंस मिलेगी, अचीवमेंट मिलेंगे आपको कि लोगों को सब पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ और गलत हूँ। तो इसलिए कभी डरना नहीं है, कभी घबराना नहीं है इस चीज़ को लेके कि लोग क्या कह रहे हैं। उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लीजिए। बहुत पुराने मैंने कहा ना कि निंदक नीरे राखी, बहुत पहले कहा गया है। तो हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको गलत रास्ते पर जाने के लिए अलाउ ना करें। जब वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं ना तो वही असली आपके मोटिवेटर होते हैं। जैसे बोलते हैं आपका कॉम्पिटिटर ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर। अगर आपका कॉम्पिटिटर आपको अगर रात को सोने नहीं दे रहा तो उससे बढ़िया कोई आपको प्रेरणा स्रोत नहीं मिल सकता। और आप कॉम्पिटिटर के होते हुए भी अगर आप गहरी नींद में सो रहे हैं तो आपको फिर पतन होना संभव है, क्योंकि वो रात को जग के ट्रेनिंग कर रहा है, आपको नहीं पता है। जैसे मैंने भी किया अपने समय में, सब सोते थे तो मैं रात को उठ के 2 बजे चले जाता था ट्रेनिंग करने के लिए। मुझे ऐसा लगता था ये चीज़ छूट गई है तो मैं और कर लेता हूँ इसको। तो वो चीज़ें हैं कि कोई भी आदमी तब तक सुकून में नहीं आता जब तक वो अपने मनचाही परफॉर्मेंस ना कर ले या फिर मनचाही चीज़ को प्राप्त ना कर ले। मलाल सिर्फ इतना रहा कि हो सकता था कि 2021 के पहले भी एक ओलंपिक मेडल आ जाता। उस फ्रेम में था 846 845 का जंप भी कर रहा था प्रैक्टिस में। अगर उस दिन अगर मेरा दिन होता और मैं वो रिपीट कर देता वहाँ पे तो शायद 837 836 पे गोल्ड सिल्वर गए तो मेरे नसीब में होता तो जरूर मिल जाता। तो वो ये इस जीवन में जो नहीं कर पाया भगवान की कृपा से अगले जीवन में करेंगे। और अब जो जीवन बचा है उसको अपने जूनियर्स के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए लगाएंगे। जो बेहतर सेवा उनकी कर सकते हैं वो करके देंगे, मार्गदर्शन करके देंगे, उनको सपोर्ट करके देंगे।
अब इसी पे चल रहे हैं। हम्म। और अंकित के जीवन में शौक क्या क्या है? सो कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन सुनना, और कुछ बुक्स हैं हाँ। जो मुझे पसंद है, जो मोटिवेट करती हैं, उनको पढ़ना, हम्म, और अपने वेद पुराणों को हमेशा कोई ना कोई पाठ करते रहना। हम्म, जैसे जो शुरुआती जीवन से मेरे रामचरितमानस में इंटरेस्ट रहा है, वो काफी साल मैंने पढ़ा, फिर गीता को पढ़ा, हम्म, फिर शिव पुराण को पढ़ा। हम्म, आजकल मैं वेदों के पीछे हूँ, तो आज मैं सामवेद को अभी पढ़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे कुछ चीजें सीख रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि जीवन सिर्फ इतना है जितना मुझे पता है। हम्म, ये दुनिया बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है, अगर इसको जाना जाए तो। हम्म, तो मैं उसके पीछे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। हम्म। और खाने में अंकित को क्या पसंद है? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भले आप काम कुछ करें नहीं करें, लेकिन घर वाले जी बिल्कुल। बहुत जम के खिलाते हैं। खाने की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। आप नॉर्मल बिना जान पहचान के घर में चले जाओ, बिना खाना खिलाए आपको नहीं भेजेगा। हम्म, ये माहौल है, ये कल्चर है आज। हम्म, और सबसे ज्यादा खाने में पसंद है कढ़ी चावल, हम्म, और जो मठे से बनते हैं, हम्म, आलू के पराठे, और एक वो हाथ की रोटी बनाते हैं बाजरा की, जी। वो हम्म, वो बहुत मतलब हमारे प्रचलन में होती है। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो वो लोग खाते हैं। हम्म, मिलेट्स जिनको बोलते हैं, बाजरा ज्वार और सब मिक्स करके, हम्म, तो वो हमेशा से प्रिय रहा है। हम्म। खाली समय में अंकित क्या करते हैं? खाली तो समय अब मिलता नहीं है, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में काम करता हूँ, तो ऑफिस ड्यूटी करता हूँ, अपने वहाँ सेवा दे रहा हूँ। इसके अलावा अपने स्पोर्ट्स में कुछ जूनियर एथलीट्स हैं जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको भी ध्यान देता हूँ। बचे हुए टाइम में भगवान का भजन करता हूँ, राम नाम जपता हूँ, क्योंकि अभी जॉब का प्रेशर भी उतना है, काम भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो भी एक काम नया है। इनकम टैक्स टोटली एक अलग चैप्टर है। उसके अलावा अगर आप देखा जाए तो स्पोर्ट्स में भी मेरी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, तो मैं उनको भी ठीक तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोई अगर क्लोज रिलेशन है तो वहाँ जाने की प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाता हूँ। अंकित, नई जनरेशन जो आ रही है, हम ये देखते हैं कि बहुत जल्दी जो पेरेंट्स बच्चों को तो बहुत ला रहे हैं, हम्म, ट्रैक पर ला रहे हैं या फील्ड पर लेकर आ रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स में लेकर आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी है, वो बहुत जल्द रिजल्ट चाहते हैं। नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि भाई लोग बढ़ रहे हैं, बच्चे बढ़ रहे हैं ग्राउंड पर, लेकिन रिजल्ट वे जल्दी चाहते हैं। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों का? एथलीट के मन में अगर है रिजल्ट लाना है तो जायज़ है, क्योंकि हर पौधे को पेड़ बनने का शौक होता है। वो बहुत कोशिश करता है, प्रयास करता है कि मैं दूसरों से बड़ा हो जाऊँ। हम्म, लेकिन कोचेस का काम है उस टाइम उनको संभालना, हम्म, सही तरीके से ग्रो करना, उनका बेस को रेडी करना, हम्म, उनकी जॉइंट की स्टेबिलिटी को, मोबिलिटी को ध्यान में रखना, मसल को स्ट्रेंथ में डेवलप करना, उनके एंड्योरेंस लेवल को डेवलप करना। समय लगता है बेस बनने में। एक दिन में कोई पौधा पेड़ नहीं बनता, कोई तुरंत फल नहीं देने लगता, समय लगता है। तो वो समय लेना चाहिए। एथलीटों को भी धैर्य रखना चाहिए। 1 साल 2 साल में आप ओलंपियन नहीं बनेंगे, आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर नहीं बनेंगे। इसलिए समय दो, अपने आप को पकाओ, मजबूत करो। ये सोना जल कर कुंदन बन जाता है, आप जो बोलते हैं, आप ऐसे करके धीरे धीरे आप बड़े खिलाड़ी बन जाएंगे। और कोचिंग फील्ड में आने का कोई ऐसा सपना है आपका? सर समय नहीं है, सपना है। मन करता है कि मैंने जो सीखा है, 20 साल का जो मेरा करियर रहा है, हाँ, इतने सारे कोचेस के साथ मैंने काम किया है, इतनी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में मैं रहा हूँ, तो मन है कि जब समय मिलेगा तो करूँगा एक अच्छा सेंटर डेवलप करूँगा, या फिर अपने स्टेट के साथ मिलके कुछ अच्छा करूँगा। अभी है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो उतना बड़ा लेवल अचीव करना, क्योंकि वो पढ़ाई है पूरा। एथलीट बनना आसान है, एथलीट बनाना मुश्किल है। इसलिए मैं कहता हूँ कोचेस का काम बहुत है। हर दिन अपडेट होना, हर नई चीज़ को, नए आर्टिकल्स को पढ़ना, नई टेक्निक के बारे में जानना, और जो नए थीसिस आ रहे हैं उनको पढ़ना। तो मैं अभी वो तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैंने लेवल 2 जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का सर्टिफिकेट कोर्स है कोचिंग का, वो किया है। इसके अलावा अभी लेवल 3 के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने आप में सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैं एक अच्छा कोच बन सकता हूँ, तब मैं स्टार्ट करूँगा। चैलेंजेस जीवन में किस तरह के रहे हैं? क्या क्या आपको लगा कि यार ये ऐसे ऐसे चैलेंजेस से निकल कर आ गए, फिर उससे जब पार पाते हैं तो वो जो खुशी रहती है? चैलेंज वही है सर, जब आप किसी चीज़ को लेकर ब्लाइंड होते हैं, करियर को लेकर ब्लाइंड है, आपको लगता है आप गांव में रहते हैं तो एक ही सपना है नौकरी करना। जब गाँव से बाहर निकल के आते हैं, जब अंडा बाहर निकल के आता है, जब चूजा होता है, तब तो समझ में नहीं आता क्या करूँ। जब वो माता पिता के साथ, बच्चों के साथ घूमता है तो समझ में आता है। ऐसे ही जब मैं भोपाल आया तो विजन बड़ा हुआ कि स्पोर्ट्स भी है एक दुनिया, स्पोर्ट्स में बड़ा नाम कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बड़े एथलीटों के नाम जाने, उनसे मिलना हुआ। जब पटियाला पहुंचा तो वो माहौल मिला कि जहाँ पे ओलंपियंस रह रहे हैं, विजेंद्र भैया जा रहे हैं, शक्ति सिंह जी जा रहे हैं, महा सिंह जी जा रहे हैं, रंजीत महेश्वरी जी हैं, तो उनको देखा, उनसे बात कर रहा है, तो फिर वो अपने आप ड्रीम बड़ा होते जाता है। तो जरूरी है कि आपको एक्सप्लोर करना, घर से बाहर निकलना, धीरे धीरे चीजें ही आपको बड़ा बनाती है। आइडियल प्लेयर
आइडियल प्लेयर तो अंजू दीदी है हमेशा से, हाँ, लेकिन अगर मेल एथलीट्स में देखा जाए तो मैं महासिंह भैया को सबसे बेस्ट मानता हूँ हम्म, कि एज ए कॉम्पिटिटर होते हुए भी उन्होंने मुझे जीवन जीना सिखाया। हम्म, कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करना, धोखा नहीं करना, हम्म, कैसे परमात्मा में विश्वास करना। मैं हिंदू हूँ लेकिन वो सिख होते हुए भी मुझे बच्चे के जैसे रखा। हम्म, हम डेली गुरुद्वारे जाते थे, हम्म, उन्होंने मुझे सिखाया कि सर सभी धर्म समान है, कैसे सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हम्म, तो काफ़ी अच्छा समय बीता उनके साथ। हम्म, एक सीनियर ने एक बच्चे के जैसे मुझे ट्रीट किया, ग्रो किया। हम्म, तो मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहता हूँ कि भगवान की कृपा से मुझे इतने अच्छे सीनियर्स मिले हम्म, जिन्होंने सही रास्ता दिखाया। हम्म। और कैसे लाइफ को देखते हैं, स्पोर्ट्स लाइफ कैसे देखते हैं, क्योंकि जो आपने सपना देखा था कि मुझे वहां जाना है, सर ने बुलाया वहां चलते हैं, और वहां से ओलंपिक तक हुआ है। ये एक अलग दुनिया है सर। जब हम इसमें आते हैं तो सब भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे जैसे विजन बड़ा होता है ना, लोग मिलते हैं ना, आप चीजें भूलते जाते हो। हम्म, आपको पता नहीं चलेगा कब आप जूनियर से सीनियर में आ गए, हम्म, कब आप एशियन गेम से कॉमनवेल्थ गेम्स पहुंच गए, वर्ल्ड चैंपियनशिप पहुंच गए, कब आप ओलंपिक के लिए तैयार हो गए। हम्म, ये दुनिया आपको घुमाती रहेगी। हम्म, इतना ग्रीड आते जाता है मन में कि अब तो ये करना है, अब तो ये और कर लूँ तभी घर जाऊंगा, ये और थोड़ा सा मिल जाए मुझे, नेशनल रिकॉर्ड और हो जाए तभी जाऊंगा। तो आपको समय नहीं मिलता, आप अपने आप में ही बातें करते रहते हो कि इतना कर लिया मैंने, आज मैंने इतना स्क्वाट लगा लिया, इतनी स्प्रिंट कर लिया, हम्म, अब मेरा लेवल यहाँ पे आ गया, मुझे ये अचीव करना है। हम्म। तो एक बहुत बड़ा समुद्र है स्पोर्ट्स तो। अंकित के नाम पर या अंकित के अचीवमेंट को देखते हुए मुरैना में एक ट्रैक तैयार हो रहा है, स्टेडियम तैयार हो रहा है। मेरे नाम पे तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन हो सकता है सरकार ने आपके अचीवमेंट को देखते हुए अचीवमेंट को उस जगह देखते पर, क्योंकि वहां से बहुत एथलीट्स हाँ निकल रहे हैं, और चूंकि आप मध्य प्रदेश के एकमात्र ओलंपियन हैं, जी, तो उस जगह पर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि भाई यहाँ से एक ओलंपियन निकल सकता है तो यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जैसा आप भी कहते हैं जी, कि भाई वहाँ आपको फैसिलिटीज होना चाहिए, तो हाँ। वो कैसा लगता है आपको कि अपने अब तो घर के पास ही। अच्छा लगता है क्योंकि उन एथलीट को वो मौका मिल रहा है वहाँ पे। हम्म, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सिंथेटिक देखा 2005 में, हम्म, कि सिंथेटिक जैसा ग्राउंड कोई होता है, नहीं तो हमें ग्रास और पोल ग्राउंड ही पता था मड़के वाले। हम्म, तो वो एथलीटों को अब देखने को मिलेगा, तो बारिश में भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, सर्दी में ट्रेनिंग कर सकते हैं, नहीं तो सब जगह बारिश में ट्रेनिंग बंद हो जाती है। हम्म, तो अच्छी बात है कि मेरी वजह से या मेरी नाम की वजह से भगवान की कृपा से वहाँ पे ट्रैक आया, हम्म, और हो जाए कि आपका कहना सत्य हो जाए, वो ट्रैक मेरे नाम पे हो जाए कि अंकित शर्मा के नाम से ये ट्रैक है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि भाई जहाँ आपने अपना जीवन बिताया, बचपन बिताया, वहाँ आपके नाम से कोई चीज जानी जाए। हम्म, तो मैं पॉजिटिव वे में ही देखता हूँ कि एक ट्रैक बनने से आपको बहुत सारे एथलीट देखने को मिलेंगे। हम्म, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाँव से सिर्फ ट्रैक देखने ही आते हैं, जी, कि वहाँ पे देख के फिर उनका मन करता है कि हम भी कुछ करके देखें, कोशिश करके देखें, महीना 2 महीना रेंट आउट रहते हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग करते हैं कोचेस के साथ, हम्म, ऐसे एथलीट बनते हैं। और हमारे क्षेत्र में, चंबल क्षेत्र में आप देखोगे तो बहुत टैलेंट है। हम्म, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आधे से ज्यादा टैलेंट छुपा पड़ा है, उनको पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स कहाँ करना है, हम्म, कैसे करना है। हम्म, अब ये ट्रैक बनने के बाद, कोचेस मिलने के बाद, मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद है कि मुझे वहां से और बड़े एथलीट देखने को मिलेंगे हम्म। फ्यूचर में। अंकित, चलते चलते कोई मैसेज जो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहें, और स्पोर्ट्स मिरर वन जिस तरह से हम प्रयास करते हैं कि अलग अलग स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हस्ती को इस प्रोग्राम में शामिल करें, उनके संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग प्रेरित हो सके, तो अंकित क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स मिरर वन के लिए? एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है कि आप खेलों के जगत में आए हैं, खेलों की चीज़ों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यूट्यूब या फिर किसी भी माध्यम, नेटवर्क के माध्यम से। मैं सिर्फ एथलीटों से और एथलीटों के पिता माता से यही कहना चाहता हूँ कि अब समय है, सही वक्त आ गया कि आप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में लेके आएँ, इंट्रोड्यूस करें, उसको सपोर्ट करें। हम्म, जितना आप अदर चीज़ों को लेके सोचते हैं कि बेटे को जॉब मिल जाए, स्टडीज़ अच्छी कर ले, उतना ही आप स्पोर्ट्स के बारे में भी सोचें। ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत अच्छे यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जॉब के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा जीवन है स्पोर्ट्स में, आप देखेंगे आपको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें, एक जीवन शैली आपको जीने को मिलेगी। आपके बच्चे को जो एक बोलते हैं विल पावर इम्प्रूव होगा, जो कभी जीवन में फेल नहीं होने देगा आपके बेटे को या बेटी को, वो स्पोर्ट्स सिखाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो गांव देहात में क्षेत्र हैं, जिनको कभी लोगों पे उतना जागरूकता नहीं है, वो भी बाहर निकल के आए, स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को डालें, थोड़ा फोर्स करें बच्चे को कि भाई स्पोर्ट्स करना है, जिससे कि फिट और हेल्दी इंडिया बन पाए आगे जाके, और हम उन फिट और हेल्दी से एथलीट बना पाए। तो अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, छोटे छोटे लेवल पे, जो भी जहाँ पे भी ग्राउंड आपको दिखे, आप रनिंग करें, जंप्स करें, वर्कआउट करें, और स्पोर्ट्स के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, और हम आशा करते हैं जो आने वाला समय है आपका, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, जैसे आप कोचिंग फील्ड की अभी सोच रहे हैं, यदि आप प्रॉपर आपका माइंडसेट हो जाएगा तो फिर कोचिंग फील्ड में आएंगे और आप अपने जैसे और भी बड़े प्लेयर्स को तैयार कर सकते हैं।
थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे मध्य प्रदेश के एकमात्र एथलेटिक्स के ओलंपियन अंकित शर्मा, और जिनका साफ कहना है कि अब जो समय आ गया है उसमें आप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें, चाहे वो फील्ड में भेजें, ट्रैक में भेजें या थ्रो में भेजें या और भी कोई स्पोर्ट्स हो उसमें ज़रूर भेजें, ताकि एक हेल्दी और फिट इंडिया बन सके और उसमें से हम अच्छे बच्चों का चुनाव कर सकें।